दोस्तों अर्तुगरुल गाजी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद बहस बना हुआ है। पिछले 5 सालों से तुर्की, पाकिस्तान, भारत, अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका में अर्तुगरुल गाजी के किरदार पर बहस हो रही है कि ये है क्या। अर्तुगरुल गाजी वाकई कोई हकीकी किरदार है या फिर एक फ़र्ज़ी किरदार। क्या वाकई दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का हकीकी बानी यही अर्तुगरुल गाजी है? और अर्तुगरुल गाजी किस ज़बान का लफ्ज़ है और इस नाम का क्या मतलब है, इसकी मुकम्मल दास्तान हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नॉलेज इज़ पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों मौजूदा दौर में ये बहस इसलिए हो रही है कि दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT ने एक ड्रामा नशर करना शुरू किया जिसका नाम डेरलीज़ अर्तुगरुल था। ये 2019 तक जारी रहा। ये ड्रामा 5 सीज़न पर बनाया। इसमें कुल 150 एपिसोड थे और हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे का है। अब तक 160 ममालिक में इसे देखा जा चुका है और 90 से ज़्यादा ज़बानों में इसकी डबिंग भी हो चुकी है। इस ड्रामे को देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद बुज़दीक हैं और इसके असल हीरो एंजन ओल्टन है। तो दोस्तों यकीनन आप इस ड्रामे की स्टोरी से वाकिफ़ होंगे। ड्रामे में बहुत खूबसूरती के साथ इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त को पेश किया गया है। इसको देखने के बाद दुनिया का हर मुसलमान अर्तुगरुल को अपना हीरो, मोहसिन और अजीम मुजाहिद समझता है। राइटर का ये कमाल है कि इसने इसमें तुर्कों की अपनी तहज़ीब को भी जगह दी है, लेकिन इससे ज़रा बराबर भी दीगर इलाकों और ख़त्े के रहने वालों की दिलचस्पी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये तो थी थोड़ी सी तफसील इस ड्रामे की। अब हम हकीकत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्तुगरुल गाजी कौन था, तारीख़ इसके बारे में क्या कहती है, क्या ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है वो तारीख़ में मौजूद है। हाल ही में BBC ने एक मज़मून लिखकर ये तासर देने की कोशिश की थी कि अर्तुगरुल ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है वो खिलाफ़ हकीकत और तारीख़ के बरअक्स है कि यूरोपियन और अमेरिकन एस्टोनियन ने भी इस ड्रामे पर सवाल उठाया है और कहा है कि अर्तुगरुल एक गुमनाम है। इसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़बरदस्ती हीरो बनाकर पेश किया है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों अर्तुगरुल के हवाले से तारीख़ में ज़्यादातर तज़किरा नहीं मिलता, ताहम तारीख़ पढ़ने और ड्रामा देखने के बाद आप यकीनी तौर पर यही कहेंगे कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है वो हकीकत पर मुबनी है और इस वक्त के यही हालात थे जैसे ड्रामे में दिखाया गया है। दोस्तों अर्तुगरुल तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है। ये 2 लफ्ज़ अर और तगल से मिलकर बनता है। इनके मायने आदमी, सिपाही, हीरो के हैं, जबकि कवल के मायने परिंदे के आते हैं। इसको शाहीन भी कहते हैं। अर्तुगरुल की विलादत 1190 में हुई और वफ़ात 1280 में। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार सिपाही था। वह सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत का वफ़ादार रहा। दोस्तों मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी ने भी अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि अर्तुगरुल अपने 400 जंगजुओं के साथ एंटोलिया जा रहे थे। वहाँ इन्होंने देखा कि वो 2 फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। एक वो जो जीत रही थी और दूसरी फ़ौज शिकस्त खाने के करीब थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त अपने साथियों के साथ शिकस्त खुर्दा फ़ौज का साथ दिया। अर्तुगरुल ने शिकस्त खुर्दा फ़ौज का साथ मखसूसी अपनी फितरत की वजह से दिया कि वह कमज़ोरियों और मज़लूमों का साथ देना फ़र्ज़ समझता था। इसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये फ़ौज कौन सी है। अर्तुगरुल के हमले के बाद जीती हुई फ़ौज शिकस्त से दो चार हो गई और जो फ़ौज हार गई थी वो जीत गई। इसी तरह जंग का पासा बदल गया। अर्तुगरुल ने जिस फ़ौज का साथ दिया था वह सुल्जूक सल्तनत की फ़ौज थी और सामने मंगोलियों की फ़ौज थी। दोस्तों सुल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ने इस बहादुरी से खुश होकर इन्हें सूवत का इलाका जागीर तौर पर दे दिया और अपना सरदार आला मुंतखब किया। बहुत से ऑस्ट्रेलियन ये हवाला देते हैं कि जिससे पता चलता है कि अर्तुगरुल का तल्लुक तुर्क कबाइल के शाह का एक कबीले से था और इनके ख़ानदान इसके सरदार थे। अर्तुगरुल की शादी एक शहज़ादी हलीमा से हुई जिनसे अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे अता फरमाए। दोस्तों जब सुल्तान ने अर्तुगरुल को यह इलाका दे दिया, इसके बाद सुल्तान ने इनको इजाज़त दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फ़तह करें और इनको सर दर्द में शामिल करें। ये इलाके बाज़नतीनी सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तुगरुल ने कुछ ही अरसे में अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया और इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ते रहे और इसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अर्तुगरुल ने बाज़नतीनी के एक बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दी। इस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसल जंग लड़ते रहे।
1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا اور دوستو ان کے مرنے کے بعد ان کے جانشین ان کا بیٹا عثمان غازی بنا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان اور بہادر اور ناڈر تھا۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوق کی ایک جنگ میں شہید ہوئے اور اس کے بعد ان کا بیٹا بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلطان عثمان نے مان خاتون سے شادی کی اور یہ ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہوئی۔ اس کے قائم ہونے کے بعد مسلمان بہت زیادہ طاقت میں آنے لگے تھے۔ 1223 کو سلطان عثمان کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی۔ ان کے بیٹے بعد میں سلطان بنے اور اپنے باپ کی سلطنت کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجودہ عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں اسے موسمن امپائر کہتے ہیں۔ کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے اوٹمن امپائر بھی کہتے تھے اور پھر اس کا یہی نام پڑ گیا۔ کہ دوستو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ سیریل ہے اور ایسے ڈرامے کی ہمیں بہت ضرورت تھی جس میں ہمارے ہیروز کے بارے میں بتایا جائے۔ کہا گیا ہے کہ اردگان اس ڈرامے کے ذریعے مسلمان نوجوان کو ورگلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے۔ اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عن قریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہیں اپنی تہذیب و ثقافت پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہی مسلمانوں کے خلاف ویسے ہی سازش ہو رہی ہے جیسے اس ڈرامے میں دکھائی گئی، اور یقیناً ہم مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر لڑنا ہے اور پھر ہی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو اسلام کے عظیم لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارے لیے مثالیں چھوڑ گئے۔ انہی عظمت کی داستانوں کو نوجوانوں تک پہنچانے کی چھوٹی سی کاوش زیر بحث اس ڈرامے میں کی گئی۔ اس کے بارے میں مغربی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیتے ہوئے ترکی کے صدر طیب اردگان نے ایک تاریخی بات کہی۔ انہوں نے کہا جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے